एपिसोड 221। थका देने वाली शूटिंग के कुछ घंटों बाद सूरी आराम करने के लिए वैन के गर्म और आरामदायक इंटीरियर में बैठ गईं और शहर से बाहर की यात्रा के लिए तैयार हो गईं। सूरज की तेज रोशनी सिर पर पड़ रही थी, जिससे एक गर्म चमक फैल रही थी जो आने वाले सफल दिन का वादा कर रही थी। वैन के अंदर वह एक गद्देदार सीट पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक आरामदायक मास्क लगा हुआ था और उसके बगल में उसकी नई सहायक हेला बैठी थी, जो घबराहट में अपने टैबलेट से खेल रही थी। क्या हम लगभग वहां पहुंच गए हैं? हेला ने घबराहट से इधर उधर देखते हुए पूछा। शांत रहो हेला, ये राजमार्ग पर सीधा रास्ता है, सूरी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ताकि महिला का मूड हल्का रहे। ज्यादा घबराओ मत, लोग इतने पागल नहीं हैं कि हर समय मेरा पीछा करते रहें। मैं लोकप्रिय हो सकता हूं, लेकिन इतना भी नहीं। हेला ने सूरी के आलसी चेहरे को घूरते हुए चुप रहने का फैसला किया। तुम लोकप्रिय नहीं हो, किससे मजाक कर रही हो? इस समय तो तुम खेल में सबसे ऊपर हो। सिर हिलाते हुए वह सड़क की ओर देखने लगी। ड्राइवर मार्क की नज़र सड़क पर थी और वह रास्ते में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित बाधा को देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे हाईवे के खुले हिस्से पर पहुंचे, वैन अचानक झटके से रुक गई, जिससे सूरी ने अपनी आंखें खोली और अपना मास्क नीचे खींच लिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट उभर आई। अब क्या हो रहा है मिस? लगता है आगे कोई सड़क दुर्घटना हुई है। रास्ता बंद है, मार्क ने अपनी आवाज में निराशा के भाव के साथ समझाया। इस बीच उसने भी इधर उधर देखा तो पाया कि जगह खाली थी। बस आगे कुछ लोग और घटनास्थल पर मौजूद कुछ पुलिस वाले थे, जबकि सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। सड़क दुर्घटना, कितनी बड़ी मुसीबत, सूरी ने आह भरी, जो पहले से ही देरी से परेशान थी। जैसे ही वह दोबारा बोलने वाली थी, एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। मिसेस हेला चीखी, उसकी आंखें भय से बड़ी हो गईं और उसने बाहर की ओर इशारा किया। सूरी ने ठीक समय पर अपना सिर घुमाया और देखा कि सड़क के किनारे घास के मैदानों से कई काले रंग की वैन उनके चारों ओर आकर खड़ी हो गई थीं, मानो वे पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। इस बीच पुलिस अधिकारी की वेशभूषा में कुछ लोग जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे, अचानक उनकी ओर मुड़े। साथ ही कुछ लोग, जिनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, बंदूकें तानकर सीधे उन पर निशाना साधते हुए उनकी वैन की ओर दौड़े। भाड़ में जाओ, मार्क डर के मारे चीखा, क्योंकि यह अब तक की सबसे खुली धमकी थी जो उसने देखी थी। उसने पहले भी कुछ मशहूर हस्तियों के लिए गाड़ी चलाई थी, लेकिन उसे पहली बार ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। हवा में दहशत फैल गई, लेकिन सूरी की सहज बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। मार्क की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने उसे एक लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और स्टीयरिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया। नीचे उतरो, उसने आदेश दिया और तेजी से एक्सीलेटर और पैडल दबाया, लगभग जमीन पर गिरते हुए। ब्रूम, वैन किसी दैत्य की तरह दहाड़ रही थी। उसका शक्तिशाली इंजन अंदर बैठे सभी लोगों को झकझोर रहा था और वे सोच में पड़ गए कि वैन इतनी तेज आवाज कैसे निकाल सकती है। उन्हें क्या पता था कि यह कोई साधारण वैन नहीं थी, इसे अतिरिक्त हॉर्स पावर और मजबूत बाहरी डिजाइन के साथ मॉडिफाई किया गया था। ये देखते हुए काले रंग की गाड़ियों में से एक ने अपनी गति बढ़ा दी और सूरी की वैन की ओर बढ़ रहे लोगों के बीच में आकर उन्हें कुचले जाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन बूम, वैन आगे की ओर झुकी और पास आ रहे एक वाहन से जोरदार आवाज के साथ टकरा गई। टक्कर के कारण दूसरी वैन हिल गई, लेकिन सूरी ने अपनी जगह पर डटी रही और कुशलता से वाहन को खतरे से दूर ले गई तथा हमलावरों के करीब आने पर भी उसे नियंत्रण में रखा। गोली मार, टायर और खिड़की पर निशाना साधो, बंदूकधारियों में से एक चिल्लाया और उसने अपनी बंदूक वैन पर तान दी। जल्द ही गोलियों की बौछार होने लगी, लेकिन वैन के मजबूत कवच ने बिना किसी परेशानी के गोलियों को झेल लिया। फिर भी लगातार परेशान करने वाली मक्खियों से परेशान होकर सूरी ने तेजी से गाड़ी मोड़ी, जिससे धुएं का एक बादल उठा और उसने वैन को एक गोल मोड़ दिया, जिससे उसका पिछला हिस्सा हमलावरों से टकराया और वे सड़क के किनारे पत्थरों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। वेदना, वेदना, वेदना। जब शव जमीन पर गिरे तो एक भयानक आवाज गूंजी। रुको, सूरी चिल्लाए और हाईवे के उबड़ खाबड़ किनारे पर मुड़ गई, जहां रास्ता तो उबड़ खाबड़ था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चलने लायक था। वह चिकनी जमीन पर दौड़ना नहीं चाहती थी। यह अच्छी तरह जानती थी कि इससे वे आसान निशाना बन जाएंगे और उन्हें करीब से रोक लेंगे।
और फिर हमलावरों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तेजी से पीछा करना शुरू कर दिया। उनके वाहन उसके भागने के रास्ते को रोकने के लिए बेतहाशा प्रयास कर रहे थे। मार्क, हेला, क्या तुम लोग ठीक हो? सूरी ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा। हेला का चेहरा पीला पड़ गया था और वह सीट को कसकर पकड़े हुए थी, जबकि मार्क आंखें फाड़े लगातार रियरव्यू देखते हुए अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मिस, मुझे यहाँ से निकलना होगा, हेला चिल्लाई, उसकी आवाज कांप रही थी। सूरी का ध्यान सड़क पर था, उसका एड्रेनालाइन तेजी से बढ़ रहा था और वह चिल्ला रही थी, बस नीचे ही रहो, मैं इसे संभाल लूंगी। उसी समय उसके स्मार्टफोन का संचार सिस्टम चालू हो गया और स्पीकर से कर्कश आवाज गूंजी। मिस, यह अल्फा टीम है, हमने इस क्षेत्र में सिग्नल जैमर का पता लगाया है, हम आपकी लोकेशन पर लॉक नहीं लगा सकते। क्या जैमर? सूरी ने डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, जिस पर सारे इंडिकेटर गड़बड़ाए हुए थे। धिक्कार है, हम मुसीबत में हैं, गाड़ी चलाते रहो, हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। टीम के एक सदस्य ने संचारकों के माध्यम से आग्रह किया। यह कोई रहस्य नहीं था कि सूरी के पास एक गुप्त सुरक्षा दल था जो हमेशा उसका पीछा करता था और उसके स्थान का संकेत हमेशा उन्हें भेजा जाता था, लेकिन इस बार एक बड़ी मुसीबत थी। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, सूरी के मन में विचार दौड़ते रहे कि ये लोग कौन हैं। पीछे से उसे तेज इंजन और भारी बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक समय अच्छी तरह से तैयार की गई वैन अब पूरी तरह से टूटी हुई और खरोंचों से भरी हुई थी। तभी दूर से हेडलाइट्स का एक नया सेट दिखाई दिया, जो पास आते आते बड़ा होता जा रहा था। ये देखकर सूरी ने आंखें सिकोड़ लीं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। हालांकि सूरी के कुछ कहने से पहले ही उनके पीछे की गाड़ियां अचानक चीखती हुई रुक गईं। उन गाड़ियों से निकले लोग पुलिस नहीं, बल्कि ब्लैक गॉड नामक एक प्रतिद्वंद्वी सुरक्षा फर्म के उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी थे। उन्होंने तेजी से हाईवे पर पोजीशन ले ली और सूरी की वैन पर राइफलें तान दी, जिससे मार्क और हेला दोनों डर गए। लेकिन तभी उन्हें कम्युनिकेटर से एक आवाज सुनाई दी, मिस, ये हेल्प ब्लैक गॉड टीम है। सूरी ने अपना आश्चर्य छिपाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह मन ही मन सोच में पड़ गई। क्या सिग्नल जैमर की वजह से उनके सिग्नल ब्लॉक नहीं हुए थे? तो फिर उन्होंने हमें कैसे ढूंढ निकाला? ठहरो, सूरी चिल्लाई जब उसने ब्लैक गॉड टीम को कार्रवाई करते देखा। वे छाया की तरह चलते थे, उनकी गतिविधियां गतिशील और कुशल थीं क्योंकि वे सैन्य परिशुद्धता के साथ समन्वय करते थे। मुझे ढक लो, एक आतंकवादी चिल्लाया और एक अवरोधक के पीछे से भागा तथा सूरी की वैन का पीछा कर रहे समूह पर गोली चलाने से पहले अपना हथियार उठाया। गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, जो उनके आसपास की अराजकता के बिल्कुल विपरीत थीं। ये देखकर सूरी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि ब्लैक गॉड एजेंटों ने प्रशिक्षण का ऐसा स्तर प्रदर्शित किया जो उनकी अपनी टीम से भी प्रतिस्पर्धात्मक था। दृश्य को देखते हुए उसकी धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं। ऑपरेटिव आगे बढ़ रहे थे और हमलावरों को सटीक निशाना बनाकर मार गिरा रहे थे। एक एजेंट जमीन पर लुढ़कता हुआ एक सटीक चाप में गोलियां चला रहा था, जबकि दूसरा उसे बगल से कवर दे रहा था और जब वे फिर से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर निशाना साध रहा था। उनका लक्ष्य वाहनों को पनगु बनाना और उनका पीछा बंद करना था, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद कुछ लोग भागने में सफल रहे तथा अभी भी सूरी के पीछे पड़े हुए थे। ड्राइवरों को मार गिराओ, एक और ब्लैक गॉड ऑपरेटिव ने अपनी टुकड़ी को निर्देश देते हुए कहा। वे पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और निर्मम सटीकता से खतरों का खात्मा किया। हेला इस उच्च एक्शन परिदृश्य से मंत्रमुग्ध होकर बेहतर दृश्य देखने के लिए उठी, लेकिन नीचे ही रहो, मार्क फुसफुसाया और हेला को सीट पर और नीचे खींच लिया, जबकि गोलियां उसके ऊपर से गुजर रही थीं। क्या तुम मूर्ख हो? मार्क ने गुस्से से कहा, उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। मैंने तो बस यही सोचा था कि यह सब खत्म हो गया, हेला हकलाते हुए बोली। उसे अपने चेहरे पर उड़ते थूक का एहसास भी नहीं हुआ। आपके सपनों में? सूरी को जब यह एहसास हुआ कि अब उसके भागने का मौका है तो उसने पहिए पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। झगड़ा बंद करो, वह फिर से गैस पैडल दबाते हुए चिल्लाए। वैन जोर से चलने लगी और वह उसे ब्लैक गॉड द्वारा साफ किए गए रास्ते पर झगड़े से दूर ले गई।
जब वे वहां से गुजरे तो सूरी ने आखिरी हमलावर को आतंकवादियों द्वारा मार गिराए जाने की एक झलक देखी। तभी हवा में एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन हिल गई और वैन भीग गई। सूरी ने सहज ही ब्रेक लगा दिए, जिससे गाड़ी फिसलकर रुक गई। बूम! यह क्या था? हेला चीखी, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। शांत हो जाओ, सूरी ने निर्देश दिया। उसने अपना सिर रियरव्यू मिरर की तरफ घुमाया और पीछे फैली अफरा-तफरी पर नजर डाली, जहां दुश्मन के पीछा करने वाले अचानक से पकड़े गए थे। अपनी सुविधाजनक जगह से वह उन्हें बेतहाशा फिर से संगठित होने की कोशिश करते हुए देख सकती थी, लेकिन उनके लिए कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सड़क के किनारे एक गुप्त स्थान से रॉकेटों की बौछार की गई, जो एक के बाद एक पीछा कर रहे वाहनों पर गिरे और प्रत्येक वाहन तेज धमाके के साथ फट गया। स्टिंगर मिसाइलें, सूरी बुदबुदाया, हवा में उड़ते हुए प्रक्षेपास्त्रों को पहचानते हुए। एक प्रक्षेपास्त्र ने पीछा कर रहे वाहन को सीधे टक्कर मारी, जिससे वह आग और छर्रों से घिर गया। विस्फोट इतना भयानक था कि वाहन का मलबा चारों ओर उड़ गया। पलक झपकते ही सामरिक उपकरणों से सुसज्जित आकृतियां छाया से प्रेत की तरह उभर आईं, एक भयानक सन्नाटे के साथ आगे बढ़ती रहीं, जबकि सूरी का पीछा कर रहा काफिला अचानक रुक गया और ब्लैक गॉड टीम ने तेजी से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सैनिकों जैसी पोशाक पहने इन गुर्गों ने तेजी से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और पूरे इलाके में दौड़ पड़े। उनकी गतिविधियां गतिशील और सटीक थीं। हर गुर्ग अत्याधुनिक हथियारों से लैस था और बचे हुए पीछा करने वालों पर दमनात्मक गोलियां बरसा रहा था। झड़प के बाद दमकल कर्मियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ब्लैक गॉड के एजेंटों ने घातक सटीकता से गोलियां चलाईं, हर गोली अपने निशाने पर भयानक सटीकता से लगी। एक ऑपरेटिव ने नीचे झुककर 2 हमलावरों को तेजी से ढेर करते हुए गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे ने एक फ्लैशबैंग फेंका, जिससे दुश्मन कुछ देर के लिए भ्रमित हो गया। सूरी ने अराजकता को देखा और देखा कि कैसे टीम ने व्यवस्थित रूप से अपने विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। खुले में फंसे एक पीछा करने वाले को एक गोली लगी, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेजान हो गया और फिर जमीन पर गिर गया। पास ही एक गाड़ी में आग लग गई, क्योंकि एक और स्टिंगर मिसाइल ने अपना निशाना साधा, जिससे मलबा कंफेदी की तरह बरसने लगा। ये दृश्य बेहद क्रूर और युद्ध कुशल था और युद्ध शुरू होते ही लगभग खत्म हो गया। हमलावर एजेंटों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण और उपकरणों के अभाव में एक के बाद एक असहाय होकर गिरते गए। तभी एक ऑपरेटिव ने एक अचूक सामरिक चाल चली और पीछा कर रहे आतंकवादियों के समूह पर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड लुढ़क कर पास के एक वाहन के नीचे जा गिरा, जिसे एक व्यक्ति ने अनदेखा नहीं किया और वह अपने दोस्तों को सचेत करने के लिए चिल्लाया, ग्रेनेड! भागो! अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। बूम! विस्फोट से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा शरीर के कटे हुए अंग और क्षत विक्षत शरीर विस्फोट स्थल से दूर सभी दिशाओं में उड़ गए। शिट! ये कमीने कौन हैं? विस्फोट से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अपनी वैन के अंदर बैठी सूरी सुन्न हो गई। नरसंहार का आकलन करते हुए उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और गणनापूर्ण हो गई। वह जानती थी कि क्या करना है। कुछ पल रुकने के बाद उसने बाहर निकलने का फैसला किया। उसने वैन का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अपने आदमियों पर चिल्लाने लगी, जिन्होंने उन बदमाशों पर अतिक्रमण कर लिया था जो उसे मारने आए थे। कुछ को जीवित छोड़ दो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज अराजकता को चीरती हुई सुनाई दी। एजेंटों के समूह ने सिर हिलाया तथा तुरंत ही मारने के बजाय दबाने के अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लिया। स्विश! वे घातक सटीकता के साथ आगे बढ़े, पीछा करने वालों में से आखिरी को भी तेजी से निहत्था कर दिया। तेज प्रहारों से उन्हें अशक्त कर दिया और कुशलता से ऐसे वार किए कि वे असहाय हो गए। एक एजेंट ने पास आकर एक हमलावर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह हथियार संभाल पाता उससे पहले ही बेहोश हो गया। जैसे ही दुश्मन की आखिरी सेना गिर गई, सूरी ने युद्धक्षेत्र को पैनी निगाहों से देखा और उसके चेहरे पर एक प्रभावित भाव था। फिर उसने एक एजेंट की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि सिग्नल अवरुद्ध हो गए थे? फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? ये सुनकर उस आदमी ने सलामी दी और कहा, मैडम, ये सर अमन थे। उन्होंने हमें एक नक्शा दिया और आप तक पहुंचने का शॉर्टकट दिखाया। सूरी का ठंडा चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। अगर यह स्थिति न होती तो शायद वह अमन को फोन करके उसे कुछ चुंबन भेज देती। हालांकि ये जानते हुए कि यह ऐसा करने का समय नहीं है,
उसने अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया और दबे हुए पुरुषों के पास पहुंच गई। हवा में धुआं भरा हुआ था और खून की धातु जैसी गंध चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन कमजोर दिखने वाली महिला अपने आसपास के दृश्य से अप्रभावित रही। इलाका सुरक्षित होने के बाद वह टीम की ओर मुड़ी और बोली, उनसे कोई खुफिया जानकारी लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे कौन है। उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी और एजेंट तुरंत हरकत में आ गए तथा अक्षम हमलावरों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी तलाश करने लगे। सूरी की निगाहें तेज थीं क्योंकि वह इस घटना के बाद के हालात पर नजर रख रही थी। उसका दिमाग अगले कदमों का अंदाजा लगा रहा था। उसके आसपास का ये कोहराम उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने इस तरह के छुपे हुए हमले कई बार देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे खुलेआम मारने की कोशिश की थी। चलो चलें, उसने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। आदेश देते समय सूरी ने वैन की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, हाँ, लगता है अब मुझे नए लोग ढूंढने होंगे। वह धीरे से बुदबुदाई, ये बहुत थकाऊ है। इंद्र के बाहर कहीं मंद रोशनी वाले कमरे में घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि हवा तनाव से भरी हुई थी। बीच में रखी एक लकड़ी की कुर्सी को नंगी काली कंक्रीट की दीवारों ने घेर रखा था, जहां एक आदमी बंधा हुआ बैठा था। उसकी कलाइयां किसी मोटे रस्सी से कसी हुई थीं। ऊपर टिमटिमाता हुआ एक बल्ब बेचैन कर देने वाली परछाइयां डाल रहा था, जो उस भयावह माहौल को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। एक पुरुष, जिसकी मुस्कान विकृत थी, कमरे के कोने में खड़ा था। उसके साथ एक महिला भी थी। उस आदमी के चेहरे की बनावट सूरी से कुछ मिलती जुलती थी। वजह, वह उसका भाई था, दूसरी माँ का भाई। उसका नाम पॉल बैरेट है। पॉल दीवार से टिका हुआ था। उसके चेहरे पर अधीरता और धमकी का मिला जुला भाव था। उसकी माँ, रेना बैरेट, बंदी के सामने खड़ी थी। उसकी निगाहें उसे घूर रही थीं और उसकी ओर ठंडी और तीखी थीं। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, रेना ने ठंडे और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। हमें पता है कि तुम्हारे पास उस चीज को खोलने का पासवर्ड है। हमें इसकी जरूरत है। बंदी ने उसे चुनौती भरी नजरों से घूरा। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। पॉल आगे बढ़ा। कमरे में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी देर तक रुक सकते हो और अपने लोगों को पता चलने का समय दे सकते हो। हमारे पास समय है और मैं इसे तुम्हारे लिए बहुत अप्रिय बना सकता हूँ। रेना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसका स्वर भयावह हो गया। तुम उसके बहुत करीब थे। तुम्हें पता है कि हमें क्या चाहिए। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो पछताओगे। वह आदमी अपनी कुर्सी पर हिलने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे कुछ नहीं पता। पॉल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका धैर्य हर पल जवाब दे रहा था। हमने सूरी के लिए एक जाल बिछा दिया है। पासवर्ड मिलते ही हम उसका इस्तेमाल हर चीज तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। हम उसे मार गिराएंगे और जल्द ही बैरेट की पूरी दौलत हमारे हाथ में होगी। क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद कोई हमारा विरोध कर पाएगा? सोच समझकर पक्ष चुनना, कमीने। जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, बंदी का संकल्प उनकी लगातार पूछताछ से डगमगाने लगा। जैसे ही वह बोलने वाला था, मेज पर रखा फोन जोर से बज उठा, जिससे तनाव कम हो गया। सर, हमारे सामने एक समस्या है। पॉल ने झपट कर फोन उठा लिया। जवाब देते समय उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या, तुम्हारा क्या मतलब है कि अपहरण विफल हो गया? सुनते सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ गया और जितनी देर वह सुनता रहा, उसका चेहरा उतना ही पीला पड़ता गया। नहीं, तुमने उसे जाने दिया। तुम सब असफल हो। अपनी अयोग्यता के लिए मुझे और कोई बहाना मत दो। गुस्से में आकर उसने फोन दीवार पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। धिक्कार है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज छोटे से कमरे की सीमित जगह में गूंज उठी। यही तो हमारा मौका था। रेना अपने बेटे के अचानक गुस्से से हैरान होकर पीछे हट गई। हम फिर से एकजुट हो सकते हैं। हम अभी भी यह काम कर सकते हैं। पॉल की नजर कुर्सी से बंधे आदमी पर पड़ी। उसकी हताशा फूट पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम पासवर्ड ढूंढ लेंगे और जब ढूंढ लेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कमरे में अब आसन्न खतरे का एहसास भी घुल गया। पॉल के दिमाग में योजनाएं घूम रही थीं। रिचर्ड, नूह और राजपूतों के साथ मिलकर उसने जो भी तैयारियां की थीं, उन पर विचार चल रहा था।
जाल तो पूरी तरह से बिछाया गया था, लेकिन अब सब कुछ खतरे में था। उसे अगले राउंड के लिए तैयार करो, पॉल ने धीमी और खतरनाक आवाज में आदेश दिया। हमें पता लगाना होगा कि कोड कहाँ छिपा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही उन्होंने पूछताछ फिर से शुरू की, उस आदमी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे पता था कि अब उसके साथ सचमुच गड़बड़ होने वाली है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर माहौल तनाव से भरा हुआ था। राजेश पटेल एक लंबी चमकदार मेज के सिरहाने बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे, क्योंकि वे सैन्य और खुफिया अधिकारियों के एक समूह की बातें सुन रहे थे जो उन्हें उनके अड्डे पर आसन खतरे से जुड़ी हालिया घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। महोदय, हमें हमारे बेस पर संभावित हमले की चिंताजनक रिपोर्ट मिली है, एक अधिकारी ने कहा। उसका स्वर स्थिर था, लेकिन उसमें तात्कालिकता का भाव था। राजेश आगे झुका, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या कोई बचा था? दुर्भाग्यवश कमांडर अर्जुन के अलावा कोई नहीं बचा। वह अपनी अलौकिक क्षमताओं के कारण भागने में सफल रहा, अधिकारी ने घटना के भारी नुकसान को देखते हुए उत्तर दिया। राजेश ने गहरी सांस छोड़ते हुए जानकारी पर विचार किया। हम इस हमले के बारे में क्या जानते हैं? इसके पीछे कौन है? एक और अधिकारी ने अपना गला साफ किया और फिर बोलने से पहले दूसरों से समर्थन की उम्मीद में नजरें मिलाईं। हमें शक है कि यह एक संगठित कोशिश है, शायद उन्नत तकनीक से समर्थित, जो सिर्फ उच्च स्तरीय देशों से ही आ सकती है, या शायद कोई दुर्जय भाड़े का समूह, शायद सुपरह्यूमन की कोई टुकड़ी जो किसी चीज की तलाश में है। राजेश रुक गया, उसके दिमाग में हलचल मच गई। मुझे याद है वो जगह दक्षिया के पास थी। क्या तुम्हें लगता है कि उनसे कोई संबंध हो सकता है? अधिकारी हिचकिचाया। कमरे में अनिश्चितता का भारी बोझ मंडरा रहा था। हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है महोदय। अभी कोई भी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। मैं समझ गया, राजेश बुदबुदाया, और जैसे जैसे वह इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था, उसका चेहरा गहरा होता गया। उसने सिर हिलाकर अधिकारी को जाने का इशारा किया। वह आदमी कार्यालय से बाहर चला गया और अपने पीछे एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा छोड़ गया। राजेश ने अपना ध्यान दूसरे अधिकारी की ओर मोड़ते हुए पूछा, शोध सुविधा के बारे में क्या? अमन की प्रयोगशाला से बरामद कंप्यूटर घटकों पर कितनी प्रगति हुई है? अधिकारी सीधे हुए और उन्होंने एक ऐसे विषय की रिपोर्ट देने में राहत महसूस की जो कम से कम कुछ हद तक नियंत्रण में था। टीम ने उल्लेखनीय प्रगति की है महोदय। वे क्वांटम प्रोसेसिंग चिप का विश्लेषण करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थिर करने के लिए एक नई बिजली वितरण प्रणाली विकसित कर रहे हैं। शुरुआती परीक्षणों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन पिछले परीक्षण के दौरान उन्हें एक झटका लगा। राजेश की दिलचस्पी बढ़ी। कैसी बाधा? अधिकारी ने बताया, चिप ने हमारी अपेक्षा से ज्यादा बिजली खींची, जिससे सिस्टम में अस्थायी रूप से खराबी आ गई। हालांकि इंजीनियरों को पूरा विश्वास है कि वे इसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए इसे अनुकूलित कर सकते हैं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास लौट आया। अच्छा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक हमारे हाथों में हो, इससे पहले कि यह गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए, राजेश ने अपना दृढ़ निश्चय वापस पाते हुए कहा। शोध टीम के साथ समन्वय करें और सुनिश्चित करें कि उनके पास वह सब कुछ हो जिसकी उन्हें जरूरत है। हम कोई देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ सर, मैं आपके निर्देश तुरंत आपको बता दूंगा, अधिकारी ने कहा और जाने के लिए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इंदिरा सीक्रेट एजेंसी के मुख्यालय के अंदर अधिकारियों का एक समूह लैब में दाखिल हुआ, जो गतिविधियों से गुलजार थी। मशीनें घूम रही थीं और अधिकारी अपने चेहरों पर विस्मय और तत्परता के मिले जुले भाव लिए आगे बढ़ रहे थे। बरामद कंप्यूटर घटकों की स्थिति क्या है? एक अधिकारी ने तकनीशियनों और इंजीनियरों से भरे कमरे को देखते हुए पूछा। हम इस पर काम कर रहे हैं महोदय। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हमें कुछ आशाजनक चीजें मिली हैं, विशेष रूप से क्वांटम प्रोसेसिंग चिप के मामले में। एक तकनीशियन ने मेज की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, जो क्वांटम कंप्यूटर के बिखरे हुए अवशेषों से भरी हुई थी। अच्छा, हमें दिन के अंत तक केंद्र सरकार के लिए एक व्यापक रिपोर्ट चाहिए। वे अमन के कंप्यूटर के कुछ हिस्सों से मिली हर जानकारी और उस पर हमारे निष्कर्षों के बारे में अपडेट जानने के लिए उत्सुक हैं। एक अन्य अधिकारी ने नोट से भरे क्लिपबोर्ड को पलटते हुए कहा।
अमन की बात करें तो उसे लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर हम इस स्थिति को सावधानी से नहीं संभालेंगे तो वह एक बड़ा खतरा बन सकता है, एक अधिकारी ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए चेतावनी दी। अगर वह खुद को घिरा हुआ महसूस करता है तो उन्नत तकनीक और संभावित गठबंधनों तक उसकी पहुंच गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटर के टुकड़ों को ही देख लीजिए, हर एक कलाकृति जैसा लगता है। बिल्कुल, हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी खुफिया कार्रवाई गोपनीय रहे, प्रथम अधिकारी ने सहमति जताई। अब कोई गलती न हो। इसके साथ ही अधिकारी प्रयोगशाला में और भीतर चले गए और उनका ध्यान वहां के रहस्यों को उजागर करने के लिए जी जान से जुटे तकनीशियनों पर केंद्रित हो गया। जब टीम ने उन्नत कंप्यूटर उपकरणों के अवशेषों का निरीक्षण किया तो एक अधिकारी ने टिप्पणी की, ये चिप एक क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट जैसी दिखती है। अगर हम इसका उपयोग करना सीख सकें तो हम अभूतपूर्व कंप्यूटेशनल शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। सहमत, एक अन्य अधिकारी ने सिर हिलाया। क्वांटम चिप्स क्यूबिट पर काम करते हैं जिससे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट संभव होता है। अगर हम इसका पूरा लाभ उठा सकें तो हम अपने सिस्टम में क्रांति ला सकते हैं। इसके साथ ही तकनीशियन काम पर लग गए और चिप की बारीकी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने चिप को एक अस्थायी सेटअप से जोड़कर उसकी क्षमताओं का आकलन किया। 1 घंटे की कड़ी जांच के बाद एक तकनीशियन आखिरकार कनेक्शन स्थापित करने में कामयाब रहा। मुझे मिल गया, ये चालू है, उसने उत्साह में कहा। चिप के आउटपुट को देखते हुए वे उस गति से चकित रह गए जिस गति से वह डेटा प्रोसेस कर रही थी। हालांकि सिस्टम जल्द ही टिमटिमाने लगा और अलार्म बजने लगे क्योंकि ऊर्जा की खपत बढ़ गई और सुरक्षित सीमा पार हो गई। इसे बंद करो, हम पूरे सिस्टम को जला देंगे, एक अधिकारी मुख्य कंसोल की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। वे समय रहते बिजली काटने में सफल रहे, लेकिन नुकसान हो चुका था, सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था। जाहिर है, हमें अपने ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है, एक अन्य अधिकारी ने माथे से पसीना पोंछते हुए और जले हुए पुर्जों पर नजर डालते हुए कहा। ये चिप हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा बिजली की मांग करती है। इस बाधा को अपनी प्रगति से विचलित न होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने एक नई विद्युत विनियमन प्रणाली विकसित करने के लिए कुशल इंजीनियरों को बुलाया। एक इंजीनियर ने व्हाइट बोर्ड पर चित्र बनाते हुए सुझाव दिया, आइए एक ऐसा विद्युत वितरण मॉड्यूल डिजाइन करें जो ऊर्जा उत्पादन का प्रबंधन कर सके। एक अन्य इंजीनियर ने कहा, हम लोड को संभालने के लिए एक फेज शिफ्टर और एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को शामिल कर सकते हैं। टीम ने अथक परिश्रम किया, उन्नत सर्किटरी और सुरक्षात्मक घटकों को एकीकृत करके एक मजबूत प्रणाली तैयार की जो क्वांटम चिप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ उन्होंने अपने डिजाइनों का परीक्षण और परिशोधन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे चिप की असाधारण क्षमताओं का दोहन बिना किसी और पिघलने के जोखिम के कर सकें। अंततः जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो उन्होंने नई प्रणाली स्थापित की और पुनः प्रयास करने के लिए स्वयं को तैयार किया। जबकि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थीं, पॉड के भीतर का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। डिंग, विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज हो गई है। सिस्टम विकास की शुरुआत, ये संकेत बेहोश अमन के सामने कौंध गए, जो अपने आसपास घट रही असाधारण घटनाओं से बेखबर था। सिस्टम ने इस परिवर्तन के प्रति उसके अवचेतन स्वीकृति को ऐसे भांप लिया मानो अमन ने अनजाने में ही एक अभूतपूर्व विकास के लिए हाँ पर क्लिक कर दिया हो। अचानक पॉड में हल्की कंपन होने लगी और अमन के शरीर के हर छिद्र से किसी न किसी तरह की ऊर्जा अवशोषित होने लगी। यह ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हो रही थी, तेजी से कम हो रही थी और साथ ही सिस्टम के उन्नत तंत्रों द्वारा इसकी भरपाई भी हो रही थी। M_VL_P_A की कहानियां देखें, ये ऑरोरा का काम नहीं था, ये स्वयं सिस्टम का काम था, जो अमन के विकास को गति देने के लिए ऊर्जा प्रवाह को सावधानीपूर्वक संचालित कर रहा था। अमन के साथ कुछ अजीब घटित होने का आभास होने पर ऑरोरा का सिस्टम हाई अलर्ट पर चला गया। उसके साथ क्या हो रहा है? जब ऑरोरा ने इसका कारण खोजना शुरू किया तो जिज्ञासा जागृत हुई। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती गई, ऑरोरा ने बढ़ती चिंता के साथ स्थिति पर नजर रखी और देखा कि कैसे अमन का शरीर तीव्र गति से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। प्रत्येक स्पंदन उसके चारों ओर ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। जल्द ही वातावरण बदलने लगा।
अत्यधिक इंसुलेटेड आवेशित कणों के छोटे छोटे भंवर अमन के चारों ओर एकत्रित होने लगे, जिससे ऊर्जा का एक भंवर बन गया। भंवर रंगों की एक चमकदार श्रृंखला के साथ झिलमिला रहा था, जिसमें फोटॉन, आयनित कण और पराबैंगनी विकिरण का प्रवाह था। मुझे दूसरी प्रक्रिया रोकनी होगी और जनशक्ति पुनः आवंटित करनी होगी। डिजिटल नेटवर्क में एक चेतावनी की घंटी बज उठी, जिसने टीम को इस अजीब ऊर्जा की जांच करने का संकेत दिया। जैसे ही पॉड ने अमन को अपने घेरे में लिया, कक्ष के भीतर एक गहन परिवर्तन घटित हुआ और कुछ ही क्षणों बाद ऑरोरा को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अमन के शरीर में जो ऊर्जा रिस रही थी वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति थी, जो पर्यावरण में व्याप्त थी तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसके गुणधर्म बदलते रहते थे। अपने मूल में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अत्यधिक आयनित आवेशित कण, ऊर्जावान फोटॉन और विकिरण के विभिन्न रूप शामिल थे, और यह गतिशील संतुलन की स्थिति में मौजूद थी, लगातार पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करती थी और जैविक प्रणालियों पर गहरा प्रभाव डालती थी। फली के भीतर, इस ऊर्जा ने अमन के संभावित विकास के उत्प्रेरक और संवाहक दोनों के रूप में कार्य किया। शुरुआत में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पॉड को एक स्थिर, संतुलित अवस्था में घेर रखा था, जिसमें आयनों और फोटोनों की सांद्रता लगातार प्रवाहित हो रही थी। हालांकि, जब सिस्टम ने विकास क्रम शुरू किया, तो ऊर्जा में अचानक उछाल आया। यह उछाल अमन की जैविक प्रतिक्रियाओं और सिस्टम के समायोजनों के जटिल अंतर्क्रिया का परिणाम था, जिससे घटनाओं का एक क्रम शुरू हो गया। उच्च ऊर्जा कण पॉड के चारों ओर घूमने लगे, जिससे आवेशित आयनों का एक भंवर बन गया। जैसे ही अमन के शरीर ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू किया, इन कणों की सघन सांद्रता ने एक ऐसा प्रवाह उत्पन्न किया जिसने पॉड की नियंत्रण प्रणालियों को अभिभूत कर दिया। जैसे जैसे यह ऊर्जा से संतृप्त होता गया, भंवर और भी तीव्र होता गया और इंद्रधनुषी रंग से चमकने लगा। सामान्यतः इस भंवर के भीतर फोटॉन संतुलन की स्थिति बनाए रखते, लेकिन अब उनका घनत्व बढ़ गया, वे अराजक पैटर्न में टकराने और बिखरने लगे। घने फोटोनों के इस अचानक प्रवाह ने विकिरण के स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया, जिससे कक्ष एक अवास्तविक, दीप्तिमान चमक से भर गया। ऑरोरा ने रीडआउट पर बारीकी से नजर रखी, क्योंकि उन्होंने आयनीकरण के स्तर में तेजी से वृद्धि देखी। हम ओवरचार्ज का अनुभव कर रहे हैं, उसने स्ट्रीमिंग डेटा का अवलोकन करते हुए कहा। आवेशित कण महत्वपूर्ण संतृप्ति के करीब पहुंच रहे हैं। इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। जैसे जैसे पॉड के सिस्टम भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाह को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऊर्जा की गतिशीलता में और भी बदलाव होते रहे। अतिरिक्त आयनित कण आपस में हिंसक रूप से टकरा रहे थे, जिससे द्वितीयक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही थीं, जिससे अराजक ऊर्जा उत्पादन और भी बिगड़ रहा था। इससे न केवल पॉड के भीतर तापमान बढ़ा, बल्कि आसपास के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गए, जिससे एक अशांत, ऊर्जा आवेशित वातावरण का निर्माण हुआ। विकिरण का स्तर और भी बढ़ गया, और कक्ष में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ धीमी, अनुनाद आवृत्ति के साथ गुंजन होने लगा। ऑरोरा जानती थी कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना स्थिति भयावह हो सकती है। इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, मुझे इसे स्थिर करने की आवश्यकता है, उसने निष्कर्ष निकाला। उसके विचार संभावित समाधानों के लिए दौड़ रहे थे। वातावरण आवेशित कणों से घना हो गया, जिससे एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जो मंत्रमुग्ध करने वाला और भयावह दोनों था। ऑरोरा का ध्यान तीव्र हो गया, क्योंकि उन्होंने इस ऊर्जावान तूफान को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल शुरू कर दिए, तथा बढ़ते संकट के सामने उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। अराजक दृश्य का आकलन करते हुए ऑरोरा में घबराहट फैल गई। ऊर्जा खतरनाक रूप से अस्थिर होती जा रही थी, और इस समय तक उसने हजारों परिदृश्यों की गणना कर ली थी, जिनमें से प्रत्येक परिदृश्य बढ़ती स्थिति के आधार पर अलग अलग परिणाम दर्शा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। घबराएं नहीं, एक गहरी, कामुक आवाज गूंजी। क्या हो रहा है? ऑरोरा ऊर्जा के तूफान में चिल्लाई, उसकी आवाज मुश्किल से अराजकता से ऊपर उठ पा रही थी। आप कौन हैं? इस उथल पुथल के बीच सुनहरे बालों वाला एक सुंदर युवक अचानक आभासी दुनिया में प्रकट हुआ। उनकी उपस्थिति से आत्मविश्वास और अधिकार का भाव झलक रहा था, जब वे अमन के चारों ओर फैले भंवर के होलोग्राफिक प्रदर्शन को गौर से देख रहे थे। मैं ही व्यवस्था हूँ, उन्होंने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा। मैं इस विकास का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन हमें पर्यावरण को स्थिर करना होगा, इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए।
ऑरोरा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उस आकृति को पहचाना। इसके बाद उन्होंने अमन की क्षमता के बारे में बात की तथा कहा कि यदि परिवर्तन सफलतापूर्वक हुआ तो आगे महानता की झलक मिलेगी। फिर भी इस समय पर्यावरण की अस्थिरता एक बड़ा खतरा पैदा कर रही थी। वह समझती थी कि विकास को किसी आपदा में बदलने से रोकने के लिए उसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा। सुनहरे बालों वाले युवक ने आगे कहा, हमें ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने और स्पाइक्स को कम करने के लिए कक्ष को ठंडा करने की आवश्यकता है। बहुत अधिक ऊर्जा अमन को नुकसान पहुंचा सकती है। जिम्मेदारी का भार ऑरोरा पर पड़ा और उसने तेजी से पॉड के कक्ष में समायोजन की एक श्रृंखला शुरू कर दी। मुझे बस स्पाइक को कम करने और इसे स्थिर करने की आवश्यकता है ना? हाँ। सिस्टम का मूल्यांकन हाथ में आने के बाद ऑरोरा का केंद्रीय कोर पूरी शक्ति से काम करने लगा। चिल सक्रिय हो गए, जिससे तापमान कम करने के लिए ठंडी हवा की लहर भेजी गई, जबकि डैम्पनर्स ने ऊर्जा इनपुट को नियंत्रित किया। सक्रिय ऊर्जा विनियमन प्रोटोकॉल, उन्होंने घोषणा की। फिर ऑरोरा की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर फिसलने लगीं। सबसे पहले उसे ऊर्जा के सेवन को नियंत्रित करना था। उसने तुरंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह को पुनर्निर्देशित किया, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करने और सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए एक बफर बन गया। इसके बाद उसने क्वांटम डैम्पनिंग फील्ड को सक्रिय किया, जो एक सुरक्षात्मक अवरोध है जो ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित और पुनर्वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्षेत्र अमन के चारों ओर जीवन में झिलमिला उठा और एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण किया क्योंकि अराजक ऊर्जा स्थिर होने लगी। हालांकि ऑरोरा जानती थी कि केवल इतना ही काफी नहीं होगा। इसे मैनेज करने के लिए मुझे और डिवाइस चाहिए, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नज़र कंट्रोल इंटरफेस पर घूम रही थी। उसने एटॉमिक प्रिंटर की ओर रुख किया, एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक जो मांग पर उन्नत कंपोनेंट बनाने में सक्षम है। परमाणु प्रिंटर चालू करो, उसने आदेश दिया और कई उपकरणों के विनिर्देश दर्ज किए। प्रिंटर चालू हो गया और पहला उपकरण बनाना शुरू कर दिया। ऊर्जा नियंत्रण मॉड्यूल ERM को अतिरिक्त ऊर्जा को सोखने और उसे स्टोरेज सेल्स में पुनर्निर्देशित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे चैम्बर में ऊर्जा का प्रवाह स्थिर बना रहे और ओवरलोडिंग से बचा जा सके। प्रिंटर का काम पूरा होते ही उसने नए बने मॉड्यूल को चैम्बर के कंट्रोल सिस्टम में तुरंत स्थापित कर दिया। अब दूसरे उपकरण की बात है, उसने कहा, और प्रिंटर को जल्दी से फोटोन डिफ्यूजर एक PDA बनाने के लिए प्रोग्राम किया, जो ऊर्जा स्पाइक से उत्पन्न अतिरिक्त फोटोनों को बिखेर देगा और उन्हें प्रबंधनीय स्तरों में तोड़ देगा। ऑरोरा समझ गई थी कि आगे की अस्थिरता को रोकने के लिए फोटोन घनत्व को संतुलित करना बेहद जरूरी है। जब प्रिंटर PDA पर काम कर रहा था, ऑरोरा एक तीसरे उपकरण आयन स्टेबलाइजर कंड्यूट ISC की तैयारी कर रहा था। यह उपकरण भंवर के भीतर आयनित कणों को निष्क्रिय कर देगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि ऊर्जा प्रवाह बिना किसी हानिकारक उतार चढ़ाव के स्थिर बना रहे। जैसे ही ISC प्रिंटर से बाहर निकला, ऑरोरा ने उसे बड़ी कुशलता से सिस्टम में एकीकृत कर दिया और उसे ऊर्जा प्रवाह नियामकों से जोड़ दिया। प्रत्येक उपकरण को एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था, जिससे एक ऐसा सुसंगत नेटवर्क बना जो ऊर्जा स्पाइक्स द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का समाधान कर सके। अब मुझे उपकरणों का परीक्षण करना है, ऑरोरा ने एकीकृत प्रणालियों को सक्रिय करने से पहले घोषणा की। ERM ने अपना काम शुरू कर दिया, अतिरिक्त ऊर्जा खींच ली, जबकि PDA ने फोटोनों को सटीकता से बिखेर दिया और ISC ने आयनित कणों को निष्क्रिय कर दिया। मॉड्यूलेशन पैरामीटर्स को एडजस्ट करना, उन्होंने आगे कहा, और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को ठीक से ट्यून किया। इस कार्य में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर एक भी उपकरण खराब हो जाता या पीछे छूट जाता तो इससे पूरा सिस्टम फेल हो सकता था। इसलिए हर छोटी बड़ी बात मायने रखती थी। वास्तविक समय की निगरानी के लिए फीडबैक लूप्स का उपयोग करें। ऑरोरा ने उपकरणों और मुख्य नियंत्रण कक्ष के बीच कनेक्शन स्थापित करते हुए निर्देश दिया। अब प्रत्येक उपकरण अपनी स्थिति की रिपोर्ट करेगा, जिससे वह आवश्यकतानुसार तुरंत समायोजन कर सकेगी। जैसे जैसे उपकरण काम कर रहे थे, ऑरोरा ने देखा कि उसके रीडआउट में ऊर्जा का स्तर स्थिर हो रहा था। मशीनों की हल्की गड़गड़ाहट से भरा कक्ष इस बात की पुष्टि कर रहा था कि उसके निवारक उपाय काम कर रहे थे। अमन पर अंतिम नजर डालकर उसने खुद को एक पल की राहत दी।
सर, हमने इसे पा लिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्रौद्योगिकी के जटिल संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो अराजकता को दूर रख रहा था। समायोजन के साथ भंवर धीरे धीरे स्थिर होने लगा तथा अराजक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी, क्योंकि सिस्टम ने खुद को पुनः समायोजित कर लिया। ये देखकर सुनहरे बालों वाले आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा है, हम फिर से नियंत्रण पा रहे हैं। जैसे जैसे ऊर्जा में उतार चढ़ाव कम होता गया, ऑरोरा अमन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रीडिंग पर बारीकी से नजर रख रही थी। अब मशीनरी की लगातार गड़गड़ाहट से भरा कक्ष पहले की अव्यवस्था की जगह एक व्यवस्था का एहसास फैला रहा था। ऊर्जा का स्तर स्थिर रखें, सुनहरे बालों वाली प्रणाली ने सलाह दी। अगर हम इस संतुलन को बनाए रखें तो हम अमन के विकास को बिना किसी नुकसान के पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर उन्होंने देखा कि अमन के चारों ओर घूमती ऊर्जाएं एक सौम्य चमक में बदल गईं, जो पर्यावरण के सफल स्थिरीकरण का संकेत था। हालांकि विकास अभी भी जारी था, अब ये निर्देशित और सुरक्षित था और ऑरोरा और सिस्टम अमन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामंजस्य से काम कर रहे थे।